हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका आज लेक्चर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे कूलाम का नियम। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, जो कि लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया या फिर डेरिवेशन आता ही इससे आता जाता है। अगर आप जो है क्लास 12th में फिजिक्स में अच्छे खासे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। कूलाम का नियम बहुत ही आसानी से समझाएंगे। देखिए, कूलाम के नियम की पहले जो है हम परिभाषा लिख लेते हैं इसे, ठीक, फिर बाद में आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए, कूलाम का नियम क्या कहता है। ये कूलाम का नियम कहता है, हम लिख यहाँ पे इसकी पहले परिभाषा लिख रहे हैं, फिर बाद में आपके लिए अच्छे से समझाएंगे इसे। देखिए, इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती कह लो या अनुक्रमानुपाती, बात है कि समानुपाती होता है तथा उन दो आवेशों के उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए कूलाम का नियम है। अब इसे हम जो है प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए, कूलाम के नियम के लिए जो है दो आवेश होने चाहिए। ये दो आवेश हैं, ये मान लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर Q1 आवेश रखा है और यहाँ पर है Q2 आवेश, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 8 दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम के नियम के साथ किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब होगा, जब दोनों आवेश जो हैं विपरीत प्रकृति होंगे, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, तब यह आकर्षण बल होगा। और दोनों जो हैं समान प्रकृति होते हैं, प्लस प्लस होते हैं या माइनस माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्ष करेंगे, तो ये प्रतिकर्ष बल होगा। आकर्षण या प्रतिकर्ष बल उनके गुणनफल के, दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी जो है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख लेते हैं।
ये माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तब बल बराबर क्या हो जाएगा? तब बल कितना हो जाएगा कूलाम नियम से? F समानुपाती होगा Q1 Q2। इसे हम समीकरण नंबर मान लेंगे 1, और F समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर का। इसे समीकरण नंबर मान लेंगे हम 2। तो ये समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखिए F समानुपाती Q1 Q2 का है, F समानुपाती 1/r स्क्वायर का। तो 1 व 2 से हो जाएगा ये F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में ये r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ सभी के लिए समझ में आया हो। जब देखिए हम यहाँ पर कांस्टेंट समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा F बराबर क्या आ जाएगा? के कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर वट के बराबर कितना होता है? के बराबर होता है के बराबर, यानी यहाँ वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, ये सिर्फ वायु या निर्वात में ही है। वायु निर्वात में के बराबर कितना होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान कितना होता है? इसका मान जो के का मान तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? इसका मान होता है, याद रखना होगा, ये 9 × 10 की घात 9 होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसे हम बंद कर देते हैं बॉक्स में एक, ठीक। ये तो होगी, देखो दोस्तों, वायु या निर्वात में अगर मान लें किसी कोई माध्यम में ले लें, किसी माध्यम में जैसे मान लेते हैं हम किसी माध्यम में, जैसे मान लेते हैं केरोसिन, मान लेते हैं केरोसिन, जानते होंगे आप, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ठीक। तो यहाँ पर जो है के का मान कितना हो जाएगा? इसकी के बराबर कितना आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ के क्या है? ये वाला के, ये के लिए अलग है, ये के अलग है। तो यहाँ जो है इसे न करके ऐसे ये लिख देते हैं, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यह है किसी माध्यम के लिए। और यहाँ ये भी समझाएंगे, देखिए ये के क्या है? के क्या है? यह है परावैद्युतांक, पदार्थ का परावैद्युतांक, पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। अब इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये लिखना है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है? वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, जिसका मान, किसका? एप्सिलॉन नॉट का मान, जिसका मान 8.8543
क्रॉस 10 की घात माइनस का 12। अब इसका देखिए मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक क्या, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। देखिए अगर आपको ये कूलाम का नियम का ये सूत्र याद है, ये वाला F बराबर 1/4πε0, तो आप इसका मान भी आप जो है बता सकते हो कि 1/4πε0 का मान वो सॉरी मात्रक क्या होता है। देखिए 1/4πε0 का मात्रक निकालने के लिए हमें रटना याद नहीं है, क्योंकि सूत्र हमारे याद है। इसका मान निकालेंगे तो F(r²) से गुणा में पहुंच जाएगा और Q1 Q2 बटे में जाएगा, हो जाएगा F(r²) Q1 Q2। ये F का मात्रक होता है न्यूटन, r² दूरी है तो यहाँ मीटर स्क्वायर, कूलाम जो कोई आवेश सामान होंगे माना तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से एप्सिलॉन, क्योंकि इसका जो उल्टा कर दो, ये कि 1/4π तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन का मात्रक 1/ε0 का इतना है, तो एप्सिलॉन कितना जाएगा उल्टा, यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ये देखिए हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है। इसके लिए दोस्तों अच्छे सीखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि वायु या निर्वात में F बराबर कितना होता है, बल कितना होता है वायु निर्वात में, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखिए किसी माध्यम में जैसे हम क्या मान सकते हैं, माध्यम केरोसिन ही मान लो, यहाँ पर ये कोई अन्य मान सकते हो, केरोसिन है, जल है, मोम है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बल क्या मान लेते हैं, F डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और K हो रहा था इसमें परावैद्युतांक Q1 Q2/r²। समीकरण नंबर हो गई है 2 हमने मान ली। अब देखिए समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से भाग करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1/2, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो यह आ जाएगा F बराबर, देखिए 1/4πε0 और Q1 Q2/r², और इसके बटे में क्या आएगा, यह आएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो देखिए इससे तो Q1 Q2/r² से Q1 Q2/r² कट जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/k, तो k चौथी संख्या पलट के पहुंच जाएगी ऊपर, ठीक। तो यह जाएगा, अब इससे इसे काट सकते हैं और इससे इसे काट सकते हैं, तो आ जाएगा F डैश बराबर क्या आ जाएगा, k यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये k को जो है हम इसे ERV एप्सिलॉन RV कहते हैं। ये क्या है, आपेक्षिक एप्सिलॉन R क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, या
के बराबर कह सकते हैं, के बराबर होता है एप्साइलन बटा एप्साइलन नॉट भी होता है। कहीं कहीं पर आपको जो है माध्यम का परावैद्युतांक दे देगा, ये के दे देगा, और एप्साइलन पूछेगा, एप्साइलन पूछ सकता है, और एप्साइलन नॉट का मान आप जानती हो। अब इसकी देखिए हम परिभाषा लिखना, अब तक तो हमने ये मौखिक से समझा, अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा देखिए किस तरीके लिखी जाएगी, बिल्कुल आसान तरीके से, रट्टा नहीं मानना है इसका, क्योंकि फिजिक्स जो है रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। रट्टा मारोगे तो आज रट लोगे, 2-4 दिन बाद या 6 महीने बाद जो आप भूल जाओगे। तो देखिए कैसे परिभाषा लिखते हैं, यह आया हमारे पास, क्योंकि एफ क्या है, बाह्य निर्वात में है, एफ जो है लगने वाला बल बाह्य निर्वात में है, और एफ डैश जो है किसी माध्यम में। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए वायु या समझिए वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा एफ डैश क्या है, एफ डैश है किसी माध्यम में, तथा किसी माध्यम में इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एफ डैश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आया? फिर एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। देखिए एफ क्या है, एफ है वायु निर्वात में, यानी वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात हम जो है क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए यहाँ परिभाषा लिख लेते हैं हम, यानी वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा जो किसी वायु निर्वात में तथा किसी माध्यम में इन्हीं दो आवेश, कौन से आवेश हो, इन्हीं क्यों, ये वाला आवेश और ये वाला आवेश कोई अलग अलग नहीं होंगे, इसी तथा किसी माध्यम में इन्हीं आवेशों के मध्य, इन्हीं दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई परिभाषा इसके रटने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए परावैद्युतांक अपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कूलाम के नियम से जानते हैं इतना। वायु निर्वात में तो किसी माध्यम में फिर में 1 को 2 से भाग कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर कट जाएगा, नीचे बचेगा 1/K, और चौथी संख्या है, चौथी संख्या पलट कर ऊपर पहुंच जाएगी, तो F/F डैश बराबर आ जाएगा K। इसे हम K को ER भी बोलते हैं, या फिर K बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये परिभाषा हमने इससे बनाई है। ये F क्या है, देखिए वायु या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा यह किसी माध्यम में इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, ये बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह।
कूलाम के नियम की सीमा है। इसकी सीमा क्या क्या है? सीमाएं। बच्चे साथ साथ जो है मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या है। नंबर 1, देखिए कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो आवेशों के कूलाम का नियम है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। तो इसमें शुरू में शब्द हैं, देखिए कूलाम के नियम में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। तो ये नियम क्या है, पहले सीमा क्या है इसकी, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह है, लिख लेते हैं पहले हम, बाद में इसे एक्सप्लेन करेंगे। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। बिंदु आवेश के लिए सत्य है। के लिए सत्य है। नंबर 2 सीमा क्या है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। कैसे आवेशों के लिए? स्थिर आवेशों के लिए। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। गतिशील यानी आवेशों के लिए नहीं। कोई आवेश जैसे गतिशील है तो उसके लिए सत्य नहीं है। गतिशील आवेशों के लिए नहीं। ठीक। अब तीसरी सीमा क्या है? तीसरी सीमा है कि यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। दूरियों के लिए सत्य नहीं है। नहीं है। ठीक। अब देखिए ये इसकी सीमा हमने लिख ली। ये नियम जो है सीमाएं कैसे लें, क्योंकि ये नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ये नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। तो देखिए हमने पिछले पढ़ाया था कूलाम का नियम। ये नियम कर रहा है, देखिए स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और दूसरा पॉइंट होगा यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो ये स्थिर बिंदु आवेश में इसकी 2 सीमाएं छिपी हुई हैं। समझ रहे हैं आप? स्थिर बिंदु आवेश में 2 सीमाएं छिपी हुई हैं। जैसे पहली सीमा हो गई इसकी, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। दूसरी हो गई यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। वही देखिए हमने यहाँ पर ये लिखवा, देखिए यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। यह नियम अधिक दूरी हो, ये कोई अधिक दूरी हो, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो या बहुत ज़्यादा दूरी हो तो उसके लिए, तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। आशा करता हूँ कि ये भी आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना करेंगे। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल।
स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना की हम तुलना करेंगे। यहाँ पर वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है मेरे ख्याल से आपकी एनसीईआरटी किताब का दूसरा या तीसरा कोई ना कोई ये न्यूमेरिकल भी है इस पर आधारित, ये न्यूमेरिकल भी है। तो देखिए कैसे करेंगे। वी नो दैट यानी कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं। पहले लिखूंगा हम यहाँ पर, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते क्या? क्योंकि न्यूटन के अनुसार या न्यूटन का नियम जो है आपने, ये स्थिर वैद्युत बल तो हम कूलाम के नियम को ही बोलते हैं, और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, क्योंकि ये कक्षा 11 क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो है ये होता है एफ न्यूटन के अनुसार, यानी कि न्यूटन के अनुसार। न्यूटन नाम के एक विद्वान थे, न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने क्या बताया था? जैसे कूलाम ने बताया था, यानी न्यूटन है तो हम एफ बेस में एन लिख देते हैं, ठीक। तो ये बताया था न्यूटन ने, ये होता है जी एम ई। क्या होता है? एम ई और एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ये जी क्या है? जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और एम ई क्या है? एम ई है ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एम फॉर मास, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एम पी है प्रोटॉन का द्रव्यमान, आर स्क्वायर दूरी है उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक। तो इसका मान देखिए, इसका मान रख देते हैं। जी का मान कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का यानी कि द्रव्यमान भी याद होना चाहिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी याद होना चाहिए। तो देखिए जी का मान होता है 6.67 क्रॉस 10 की घात -11। अब इसका वही मात्रक क्या होना, देखिए क्योंकि एफ का मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, यहाँ पे कूलाम नहीं आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है देखिए 9.1 क्रॉस 10 की घात माइनस का कितना होता है? 31 होता है, 31 किलोग्राम। और देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 1.67 क्रॉस 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम होता है, ठीक। और ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि दोनों बलों के बीच यानी दोनों द्रव्यमानों की दूरी जो है सेम होगी, न्यूटन के नियम में भी और जो है स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम के नियम में भी। ये आ गया हमारे पास एफ एन का मान, ठीक। अब लिखेंगे यानी स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम के नियम के अनुसार है। स्थिर वैद्युत बल जो होता है ये कूलाम का नियम ही होता है, कभी आप कंफ्यूज होंगे। कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम का नियम क्या कर रहा है ये आप जानते हैं। एफ इसे कूलाम है तो हम बेस में सी लगाते हैं, एफ सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इस वाली को जो है समीकरण 1 मान लो, ठीक, आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखो, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9 क्रॉस 10 की घात 9। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 10 की घात 9 क्रॉस Q1, Q क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 क्रॉस 10 की घात माइनस का 19। और ये भी Q2, क्योंकि दोनों आवेश समान होंगे तो इसके हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है
क्या होते हैं, आवेश एक समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो यहाँ 1.6 क्रॉस 10 की घात माइनस का 19, और आर स्क्वायर को जो है आप ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, ये आ गया एफ सी। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करने हैं, यानी स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। यानी पहले जो हमें कूलाम का नियम जो है लाना। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को 1 से भाग कर देंगे। समीकरण 2 को भाग किससे कर रहे हैं हम, 1 से। तो क्या हो जाए एफ सी अपॉन एफ एन, ये हो जाए एफ सी बटे हो जाए एफ एन। और एफ सी का मान रख दो, ये हो जाए 9 क्रॉस 10 की घात 9 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10 की घात माइनस का 19 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10 की घात माइनस का 19। और सबके बटे में कितना है, सबके बटे में है आर स्क्वायर। और इसके ये तो हो गया एफ सी का मान। अब यहाँ पर हम जो है एफ एन का मान रखेंगे। तो यह है 6.67 क्रॉस 10 की घात माइनस का 11 क्रॉस 9.1 क्रॉस 10 की घात माइनस का 31 क्रॉस 1.67 क्रॉस 10 की घात माइनस का 27। और इसके बटे में कितना है, आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से तो यहाँ पर आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके की आप जो है कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके मान को आप याद कर सकते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो एफ सी अपॉन एफ एन क्या आएगा, इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 2.27 गुणा 10 की घात 39। ये इसका फाइनल तुलना आ गया यहाँ पर। ठीक, आशा करता हूँ ये नियम, ये जो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल सभी को समझ में आया होगा। ठीक, ये जो है शायद मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का जो है दूसरा या तीसरा कोई सा क्वेश्चन है जिसमें कि इसकी तुलना करना कह रहा है। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई दिक्कत महसूस पड़ती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।